औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है वो चल रहा है और ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 9th लेक्चर है। यानी कि आपके वीक नंबर 4 का पहला लेक्चर है। बेसिकली ये हमारा चल रहा है इस टाइम पे करंटली वीक नंबर 5, लेकिन हम लोगों ने इस वीक के अंदर डबल काम करना है। कोशिश करेंगे कि वीक नंबर 4 और वीक नंबर 5 की तमाम जो क्लासेस हैं, यानी कि 8 क्लासेस जो हैं वो हम इस वीक के अंदर कवर कर लें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो हम कवर कर लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। और सेकेंडली, ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को आप काइंडली लाइक कर लें, इसको शेयर कर सकते हैं आप, और इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं। वीडियो को आप ऐसे लोगों के साथ या ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं और उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है वो एनरोल उसके अंदर हुए हुए हैं उस कोर्स के अंदर, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए और देखते हैं कि हम इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, पीपीटी स्लाइड्स में ओपन कर लेता हूं। हमारे कोर्स का जो कोर्स कोड है दैट इज comp-106 और इस कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा और इस लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ना है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक क्लास मेंबर्स यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी हमने की थी। हमने देखा था कि स्टैटिक डेटा मेंबर जो है ये क्लास के लिए एक दफ़ा बनेगा, चाहे आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो चाहे आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, ये तब भी ये डेटा मेंबर जो है ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। मेंबर फंक्शंस, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस वो मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि बेसिकली स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली। इसके बाद हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन हाइडिंग पढ़ी थी और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से एक स्टैटिक लाइब्रेरी बना के अपने क्लाइंट से अपने अपनी हमारी जो क्लासेस हैं या जो क्लास है उसकी डिटेल्स किस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं इन बाय क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी। तो हमने इसमें क्या किया था कि हमने एक हेडर फाइल बनाई थी employee.h के नाम से। इसके अंदर जो है एम्प्लॉय की जो क्लास है, उस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं और उस क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, हमने उनको हमने डिक्लेयर किया था इसके अंदर। और employee.cpp फाइल जो थी इसके अंदर हमने इंक्लूड किया था employee.h हेडर फाइल को, और employee.cpp के अंदर हम लोगों ने employee.h है जो आपकी हेडर फाइल है, इसमें जितने भी आपके मेंबर फंक्शंस जो कि डिक्लेयर हुए हुए थे हमने उनको यहाँ पे डिफाइन किया था। तो इनको हमने employee.h जो कि हेडर फाइल है, employee.cpp जो कि आपकी सी प्लस प्लस की सोर्स कोड फाइल है, इसको मिला के हमने एक लाइब्रेरी फाइल बना दी थी जो कि कहलाती है समथिंग लाइक employee.a। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक नया प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि ये आपकी क्लाइंट साइट है, यानी कि क्लाइंट को हमने अपना employee.h जो कि हेडर फाइल है वो प्रोवाइड की, employee.a जो कि ये लाइब्रेरी फाइल है ये हमने प्रोवाइड कर दी। और हमने उसको ना अपने main.cpp फाइल जो है हमारी जो जिसके अंदर हमने अपना सी प्लस प्लस का कोड लिखना था या जिसके अंदर हमारी सी प्लस प्लस का जो मेन फंक्शन है वो मौजूद था, उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर employee.h और employee.a जो हमारी लाइब्रेरी फाइल थी वो हमने उसके अंदर शामिल कर दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेन फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने एम्प्लॉय क्लास की जो फंक्शनैलिटीज़ थी उनको एक्सेस करने की कोशिश की और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को हमने जो है वो यूज़ करने की कोशिश की। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में थोड़ी सी डिटेल है, एक टच है, एडीटी जिसको कहते हैं। कंटेनर क्लासेस के बारे में थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके बाद हम प्रॉक्सी क्लासेस जो कि मेन हमारा काम है आज का, प्रॉक्सी क्लासेस को देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉक्सी क्लासेस और किस तरीके से हम प्रॉक्सी क्लासेस बनाते हैं। और फिर उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो हम स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट जो है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर जो ये जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और कंटेनर क्लासेस,
ये दो जो है जस्ट इनकी कोई एज सच इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्रामिंग एग्जांपल एज सच तो नहीं है, लेकिन आगे चल के फिर हम इसको टाइम मिला तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और कंटेनर क्लासेस इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं और आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द बिल्ट इन डेटा टाइप इंटीजर INT। हमारे पास एक बिल्ट इन डेटा टाइप है C++ के अंदर INT के नाम से, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। मोस्ट पीपल एसोसिएट दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप इंटीजर INT विद एन इंटीजर इन मैथमेटिक्स। के बहुत सारे लोग जो हैं या जो बिगिनर्स हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो इस INT को, इस इंटीजर को समझते हैं कि जैसे वो जो रियल वर्ल्ड के अंदर यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर जो इंटीजर होता है ये वही इंटीजर है। हालांकि ये वो इंटीजर नहीं है। जो रियल लाइफ के अंदर जो इंटीजर है, मैथमेटिक्स के अंदर जो इंटीजर है, उसकी कोई रेंज नहीं है, वो अनलिमिटेड नंबर्स हैं। लेकिन आपका जो वेरिएबल है, अगर उसकी टाइप इंटीजर है तो उसकी लिमिटेड एक तो स्पेस होती है, उसकी लिमिटेड यानी कि 4 बाइट्स की वो स्पेस कंज्यूम करेगा वो वेरिएबल, और प्लस ये कि उसके अंदर लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज उसके अंदर जाके स्टोर हो सकती हैं, उसकी वैल्यूज की अपनी रेंज होती है। ठीक है, इंटीजर का मतलब है कि ये साइंड इंटीजर का मतलब है कि ये एक साइंड इंटीजर है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। इसी तरीके से आपका जो अनसाइंड इंटीजर है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, लेकिन उसका साइज फिर भी 4 बाइट्स है और उसके अंदर लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। यानी कि अनसाइंड के अंदर जो मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है दैट इज 0, और मैक्सिमम उसकी अपनी एक रेंज है, उसकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो सकती है। तो द डेटा टाइप, दिस बिल्ट इन डेटा टाइप इंटीजर जो है, इसको आप जो है रियल लाइफ इंटीजर्स के साथ रिलेट ना करें। एक्चुअली इंटीजर जो INT है ना, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर मींस के जो रियल लाइफ में इंटीजर्स हैं, जो मैथमेटिक्स के इंटीजर्स हैं ना, उनको ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उनकी ये जो INT प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर या C++ के अंदर जो डेटा टाइप है इंटीजर, ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इंटीजर को एक तरह से ये रिप्रेजेंट करने के लिए, जो रियल लाइफ इंटीजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये INT यूज करते हैं, और कंप्लीटली वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर जो आपके इंटीजर्स हैं या मैथमेटिक्स के अंदर जो इंटीजर है वो तो एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उनको जो है आप कह सकते हैं कि इंटीजर जो है उसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज पाई जाती हैं, जबकि आपकी ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो इंटीजर डेटा टाइप है इसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक खास जो है वो रेंज की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती है इस डेटा टाइप के अंदर। तो इसीलिए इसलिए क्योंकि इंटीजर्स जो हैं दे आर फिक्स्ड इन साइज, यानी कि ये जो है 32 बिट्स के ऊपर ये जो है आपका एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है जब आप बनाते हो तो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो 32 बिट की होती है, यानी कि उसका साइज जो है वो फिक्स्ड है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइज उसका नहीं है, ना ही इसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, इसकी अपनी रेंज होती है। ठीक है, ओके। इफ रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ रेंज भी हो सकता है, यानी कि इसकी रेंज से बाहर की कोई वैल्यू जो आप इसमें स्टोर करने की कोशिश करोगे तो आउट ऑफ रेंज का आपको एरर भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि ओवरफ्लो एरर जो है वो अकर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि क्वाइटली आपको पता ही नहीं होगा और इनकरेक्ट किस्म के रिजल्ट्स जो है वो आपको जनरेट करके देगा। जहां तक ये 32 बिट की बात है ना, तो 32 बिट में से एक बिट जो है वो बेसिकली जो नंबर आप इसमें जो स्टोर कर रहे हो किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर, 32 बिट में से एक बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस नंबर के साइन को, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और बाकी के जो 31 बिट हैं वो बेसिकली आपका जो नंबर है, जो डेटा है, जो वैल्यू है जो उसके अंदर स्टोर हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम इसके अंदर जो नंबर स्टोर हो सकता है वो हो सकता है 2^31। 2^31 इसका जो भी आंसर आता है, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। ओके जी। मैथमेटिकल जो इंटीजर्स हैं दे डू नॉट हैव दिस प्रॉब्लम, उनके पास कोई ओवरफ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास जो है कोई ये नहीं है कि क्वाइटली जो है ना आपको पता ही ना लगे और वो इनकरेक्ट किस्म का रिजल्ट प्रोड्यूस करें बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ रेंज। यानी कि आपके जो मैथमेटिकल इंटीजर्स हैं उनमें ये आउट ऑफ रेंज का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो रियल लाइफ या मैथमेटिक्स के जो इंटीजर्स हैं वो अनलिमिटेड, यानी कि उसकी रेंज अनलिमिटेड है। ठीक है,
इनफाइनाइट रेंज अगर हम कह सकें तो ज्यादा मुनासिब होगा। ओके जी। बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स जितनी भी हैं, दे आर ओनली अप्रोक्सीमेशंस और इम्परफेक्ट मॉडल्स ऑफ द रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि जैसे आपका इंटीजर डेटा टाइप है, वो एक अप्रोक्सीमेशन है, रियल लाइफ इंटीजर की एक अप्रोक्सीमेशन है, या अगर हम उसको ये कहें कि वो एक इम्परफेक्ट मॉडल है ऑफ द रियल वर्ल्ड इंटीजर। रियल वर्ल्ड इंटीजर का वो एक इम्परफेक्ट मॉडल है, यानी कि उसको परफेक्टली मॉडल नहीं कर सकता, क्योंकि जो रियल लाइफ इंटीजर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं दैट इज अनलिमिटेड, लेकिन आपकी जो बिल्ट इन डेटा टाइप है इंटीजर, उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो फाइनाइट है। ठीक है, ओके जी। टाइप्स यानी कि डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डबल, कैरेक्टर एंड अदर्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। यानी कि आपकी जो इंटीजर हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, साइंड आपका सॉरी अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, फ्लोट हो गया, तो ये सारे के सारे जो है ना, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की एग्जांपल है, क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उनकी एक एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करता है, उनकी एक अप्रोक्सीमेशन आपको प्रोवाइड करता है, या उनका इम्परफेक्ट मॉडल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को। एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स दे कैप्चर टू कॉन्सेप्ट्स, और वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? वो कॉन्सेप्ट्स हैं जी डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, वो दो तरह के कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करता है। नंबर वन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड दी ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा, कि भाई किस किस्म का डेटा जो है ना वो एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर या इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। डेटा रिप्रेजेंटेशन से ये मुराद है कि किस तरह का डेटा जो है वो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, किस तरह का डेटा जो है वो डबल या फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है। और नंबर टू, इसके साथ यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है, चाहे वो इंटीजर हो, डबल हो, कैरेक्टर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, उसके साथ दो चीजें एसोसिएटेड होती हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन कि उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा, और नंबर टू, ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा, और किस तरह के ऑपरेशंस जो है ना वो परफॉर्म किए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर जो कि उस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर कंटेन इंटीजर वैल्यूज, हम सबको पता है कि इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल अगर होगा तो उसके अंदर इंटीजर टाइप ही का वैल्यू स्टोर होगा, और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और डिवीजन का ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि एक इंटीजर टाइप की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो हमें दो तरह की चीजें बताती है कि एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जो है वो डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या उसमें किस तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, और नंबर टू ये कि वो जो डेटा उसमें स्टोर होता है उस पर किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो भाई एक इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होगा ना उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, लेकिन एक खास लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू उसमें स्टोर होगी, एक खास रेंज ऑफ वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी। प्लस ये कि उसके ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, भाई आप दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उनको डिवाइड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, इनकी अगर हम बात करें तो इन सी प्लस प्लस द प्रोग्रामर यूजेस क्लासेस टू इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड देयर सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स कि वो जो फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करती है ना, ठीक है, सर्विसेज हम उनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू इम्प्लीमेंट एन अरे एडीटी, फॉर एग्जाम्पल आप एक अरे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक बनाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके अंदर आप जो है ना कुछ फंक्शनैलिटीज डालोगे। नंबर वन ये कि आप उसकी सबस्क्रिप्ट रेंज चेकिंग डालोगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अरे बनाई है एक लेट्स सपोज 10 लोकेशंस वाली, तो आप उसमें ये चेक करना चाहोगे कि मैं जो वैल्यूज इसके अंदर डाल रहा हूं क्या वो वाकई में 10 वैल्यूज हैं या नहीं है, कहीं 11 वैल्यूज तो इसमें मैं डालने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट रेंज चेकिंग, ठीक है। और जैसे ही आपकी सबस्क्रिप्ट या जैसे ही इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूरे हो गए तो उसके बाद आप यूजर को एरर का मैसेज दे सकते हैं कि भाई इसमें ना 11वां आइटम मजीद इसमें ऐड नहीं हो सकता, अगर आपकी अरे का साइज जो है वो 10 लोकेशंस के ऊपर है। फिर ये कि एन आर्बिट्ररी रेंज ऑफ सबस्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ हैविंग टू स्टार्ट विद जीरो, यानी कि ये अरे जो है वो हम बेसिकली जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो फर्स्ट लोकेशन होती है जिसका इंडेक्स जो है वो जीरो होता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई एक अरे एडीटी हम बना दें
जिसके अंदर पहली चीज तो ये कि हम उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी डाल लें कि भाई हम उसके अंदर उसकी जो सबस्क्रिप्ट की जो रेंज है ना वो हम चेक कर सकें, ताकि हम उसके अंदर जो है ना मैक्सिमम उसकी जो अलाउड उसके अंदर जो आइटम्स हम ऐड कर सकते हैं उससे ज्यादा आइटम्स उसके अंदर ऐड ना कर पाए। नंबर टू के जीरो की बजाय कोई जीरो के बजाय कोई आर्बिट्रेरी रेंज ऑफ सबस्क्रिप्ट्स हो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू स्टार्ट विद जीरो, जीरो की बजाय कोई और वैल्यू हो जिससे हम उसको स्टार्ट कर सकें उसके इंडेक्स को। और अरे असाइनमेंट यानी कि इस अरे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर एक तीसरी इसकी फंक्शनैलिटी होगी कि अरे को हम किस तरीके से उसके अंदर वैल्यूज जो है ना उसको असाइन करेंगे, उसके अंदर हम उसको इनिशियलाइज अरे को किस तरीके से करेंगे। अरे कंपैरिजन, हम उसमें एक फंक्शनैलिटी ये भी डाल सकते हैं कि दो अरेज को हम आपस में किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को हम आपस में किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अरे इनपुट आउटपुट, उसमें हम इनपुट किस तरीके से देंगे, अरे के अंदर जो पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं उसको हम किस तरीके से जो है वो आउटपुट के ऊपर शो करेंगे। तो ये आपकी जो है वो कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपकी यहाँ पे जिन फंक्शनैलिटीज या सर्विसेज की यहाँ पे बात की गई है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन सी प्लस प्लस द प्रोग्रामर यूजेस क्लासेस टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड देयर सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज में ना ये सारी चीजें यानी कि ये जो फंक्शनैलिटीज हैं ये आप इसकी इस पर्टिकुलर अरे एडीटी या अरे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की फंक्शनैलिटी या इसकी सर्विसेज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये डेटा स्ट्रक्चर का आपका कोर्स होगा थर्ड सेमेस्टर में, प्रॉबेबली बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप ये कोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे ये फिर अरे और अरे एडीटी और ये सारी चीजें आप डिटेल के अंदर फिर वहां पे आपको आपके जो जो भी कंसर्न टीचर्स होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है कंटेनर क्लासेस इन द रियल वर्ल्ड अगर हम देखें तो इन रियल लाइफ वी यूज कंटेनर्स ऑल द टाइम, यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कोई बकेट हो गई, जैसे कोई बास्केट हो गई, उसके अंदर हम अपने छोटे छोटे आइटम्स जो हैं उसके अंदर रख देते हैं। तो ये रियल लाइफ के अंदर भी जो है ना हर जगह पे आपको नजर आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लें एक टूल बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपके सारे के सारे गाड़ी को ठीक करने के टूल्स उसके अंदर पड़े होंगे। ठीक है, तो जो टूल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, और जो आपकी कंटेनर है, कंटेनर भी बेसिकली जो है ना कोई किसी ना किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि पेजेस इन योर बुक दे कम इनसाइड अ कवर और बाइंडिंग, कि आपकी किताब के अंदर जो पेजेस होते हैं ना वो किसी कवर या बाइंडिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है वो बाइंड हुए हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि आप अगर जब कोई किताब परचेज करें तो उसकी बाइंडिंग ही ना हो, तो बाइंडिंग या कवर जो है दे इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंटेनर, और जो पेजेस हैं आपकी किताब के अंदर दे कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स जो कि विच आर बेसिकली कंटेन्ड इन दिस कवर और इन दिस बाइंडिंग। यू माइट स्टोर एनी नंबर ऑफ आइटम्स इन कंटेनर्स इन योर गैराज, कि आपके गैराज के अंदर कुछ आइटम्स पड़े हैं, कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, तो उसको आप किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे जिसको हम अपना टूल बॉक्स कहेंगे। विदाउट कंटेनर इट इज इनकन्वीनियंट टू वर्क विद मैनी ऑब्जेक्ट्स, के अगर आपके पास रियल लाइफ के अंदर भी अगर कंटेनर्स ना हो, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास टूल बॉक्स ना हो फॉर एग्जांपल, और तो आप अपने टूल्स को किस तरीके से कैरी करेंगे। अगर आपकी किताब जो है उसके अंदर बाइंडिंग अगर फट गई है या उसका जो कवर है वो अगर अलग हो गया है, तो उसके पेजेस को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसके पेजेस को आप किस तरीके से पढ़ेंगे या किताब को आप किस तरीके से पढ़ेंगे। इट वुड बी इम्पॉसिबल या इट वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर यू टू वर्क विद एनी ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड। ठीक है, कि अगर उसका कंटेनर ना हो आपके पास। इमेजिन ट्राइंग टू, वही वाली एग्जांपल बुक की, कि इमेजिन ट्राइंग टू रीड अ बुक दैट डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बाइंडिंग, एक किताब कंसिडर कर लें और उसको रीड करने की कोशिश करें जिसकी कोई बाइंडिंग ही ना हो, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे उस किताब को। या ईट सीरियल दैट डिडंट कम इन अ बॉक्स विदाउट यूजिंग अ बाउल, के एक सीरियल है, ठीक है, वो आप खाने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास बाउल ही नहीं है। ठीक है, आपके पास जो है ना कोई कंटेनर ही नहीं है कि जिसमें आप उसको रख के खा सकेंगे, तो कैसे खाएंगे आप उसको नहीं खा सकोगे। ठीक है, तो कंटेनर क्लासेस इन सी प्लस प्लस, बेसिकली कंटेनर क्लासेस अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो कंटेनर क्लासेस दे आर डिजाइन टू होल्ड कलेक्शंस ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अदर क्लासेस। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो कंटेनर क्लासेस क्या है, कंटेनर क्लासेस जो हैं ये किसी और क्लासेस के इंस्टेंसेस को अपने पास होल्ड करने के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहलाता है ऑब्जेक्ट, मींस के कंटेनर क्लास जो है उसका काम ये है कि इट इज यूज्ड टू होल्ड
द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस, ठीक है, किसी और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को ये अपने पास स्टोर करने की इसमें कैपेबिलिटी होगी। इसको डिजाइन किया जाएगा इस तरीके से कि हम इसके अंदर किसी और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को हम इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकें। तो इस तरह की क्लासेस जिसके अंदर किसी और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आप स्टोर कर सको, इनको हम कहते हैं कंटेनर क्लासेस, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास अरेज की, स्टैक्स की, क्यूज की, ट्रीज की एंड लिंक लिस्ट। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ कंटेनर क्लासेस, क्योंकि इसके अंदर जो है फिर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डेटा आइटम्स इसके अंदर पड़े हुए होंगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, अरे, स्टैक, क्यू, ट्रीज, लिंक लिस्ट, इसको तो मैं अभी डिस्कस ना तो मैं करना चाहता हूं ना मैं यहाँ पे करूंगा, क्योंकि इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आप जिस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे उस कोर्स का नाम है डेटा स्ट्रक्चर, और वो नॉर्मली थर्ड सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे डिटेल के अंदर आपको अरेज के बारे में, स्टैक्स के बारे में, क्यूज, ट्रीज, लिंक लिस्ट, इनके बारे में वहां पे आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और ये जो है आपकी कंटेनर क्लासेस की एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेनर क्लासेस, ठीक है। तो ये आप इसको थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर। टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, ये हम प्रॉक्सी क्लासेस से रिलेटेड हम चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास के अंदर जो है हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस तो कर दी थी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और कंटेनर क्लासेस जो है इनको हम जस्ट इसकी डेफिनेशन कह लें या जस्ट इसका इंट्रोडक्शन कह लें, वो हम पढ़ेंगे। इससे किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग एग्जांपल हम जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के साथ है, तो वहाँ पे आप इसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमने आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़नी है, जिसकी हमने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी देखनी है, वो बेसिकली है प्रॉक्सी क्लासेस की, और फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को स्टार्ट करना है। इसको फिनिश हम नहीं कर पाएंगे इस क्लास के अंदर, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये बेसिकली रिलेटेड टू दी प्रॉक्सी क्लासेस है। यहाँ पे आपकी कंटेनर क्लासेस की जो डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इससे ज़्यादा मजीद हमने इसको स्टडी नहीं करना। टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, नंबर वन, सेपरेटिंग इंटरफेसेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द यूजर या फ्रॉम द क्लाइंट। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं जी कि हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है, और उस क्लास की दो चीजें हो सकती हैं क्लास के साथ रिलेटेड। नंबर वन, उस क्लास के अंदर मौजूद मेंबर फंक्शंस की डिक्लेरेशन, उस क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स की डिक्लेरेशन, उसको हम सेपरेट कर दें, और क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है, मींस के क्लास के अंदर हो क्या रहा है, क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस की जो डिटेल है या मेंबर फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है या उनकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसको हम अलग कर दें, नंबर वन। नंबर टू, हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम द यूजर या क्लाइंट, और जो क्लास की जो इंप्लीमेंटेशन है, ये क्लास किस तरीके से काम कर रहा है, उसको आप अपने यूजर से या अपने क्लाइंट से हाइड कर लें, ठीक है। तो वी अचीव दिस बाय डिफाइनिंग a class in header file and implementation of the class function in a separate CPP file। ये काम हम, अगर आपको याद हो तो हमने स्टैटिक लाइब्रेरी बनाई थी, और उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉय के नाम से, और एम्प्लॉय क्लास की जो डेफिनेशन थी, यानी कि हमने उसको उसकी हेडर फाइल के अंदर हमने खाली बताया था कि यार इस क्लास के अंदर ना ये डेटा मेंबर्स हैं और इस क्लास के अंदर ये मेंबर फंक्शंस हैं, जस्ट हमने उसको डिक्लेयर किया था। और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी, यानी कि उसकी जो मेंबर फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्लास के फंक्शंस की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो हमने एक सेपरेट सीपीपी सोर्स फाइल के अंदर बनाई थी। और फिर हमने इस हेडर फाइल को और इस सीपीपी फाइल को, यानी कि अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी employee.h और हमने एक फाइल बनाई थी employee.cpp, इसको हमने कंबाइन करके एक लाइब्रेरी बना दी थी .a एक्सटेंशन के साथ। और हमने क्लाइंट से कहा था कि यार ये जो आपकी हेडर फाइल है, हमने उसको हेडर फाइल दे दी थी और हमने उसको लाइब्रेरी फाइल दे दी थी। लाइब्रेरी फाइल जो है वो रीडेबल नहीं होती, आप उसको रीड नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको आपको पता नहीं लग सकता कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो हम दे देते थे और वो उसको अपनी मेन फंक्शन के अंदर जो है, अपने मेन प्रोग्राम के अंदर जो है उसको यूज कर लेता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक क्लास है जी डिस्टेंस के नाम से, ये आपकी डिस्टेंस क्लास की एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्लास की डेफिनेशन है
कि डिस्टेंस क्लास में ये 2 डेटा मेंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 इसके मेंबर फंक्शंस हैं, लेकिन मेंबर फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो ये जो क्लास की ये जो डिक्लेरेशन है या जो क्लास की जो मेंबर फंक्शंस की जो डिक्लेरेशन है, इसको हम एक हेडर फाइल के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपको लेके जाऊं प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर, जो शुरू की स्लाइड थी, ठीक है, यहां पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है कि यहाँ पे ना जो हमने कहा था कि यार इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए ना हम ये वाला जो हमारा जो तरीक़ेकार है हम इसको अपनाएंगे कि हम employee.h फाइल को और employee.cpp फाइल को एक लाइब्रेरी के अंदर पैक कर देंगे, और क्लाइंट को हम जो है एम्प्लॉय की हेडर फाइल दे देंगे और लाइब्रेरी फाइल दे देंगे, जो कि वो उसको अपने मेन डॉट सीपीपी या अपने मेन फंक्शन के अंदर उसको यूज कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो employee.h जो कि हेडर फाइल हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो हेडर फाइल को भी देख के अंदाजा लगा सकता है बहुत आसानी के साथ कि आपकी employee.cpp फाइल के अंदर क्या कोड चल रहा है। ठीक है, उसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर आपको याद हो, हमने ये लाइब्रेरी बनाई थी। ठीक है, इसमें आपकी हेडर फाइल है employee.h हेडर फाइल। ये हेडर फाइल जो है ये हम यूजर को दे रहे हैं, और ये मैंने my अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने ये हेडर फाइल इंक्लूड की थी employee.h। ठीक है, employee.h ये फाइल आप अपने क्लाइंट को दोगे, और क्लाइंट क्या करेगा, अपनी मेन डॉट सीपीपी के अंदर ये जो employee.h जो हेडर फाइल है इसको यूज करेगा, इसको इंक्लूड करेगा। अच्छा, आपने यूजर को दे दिया है employee.h, ये हेडर फाइल आपने यूजर को दे दी है, तो यूजर इसको देख के ना, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स हैं और एक्सपीरियंस जो यूजर्स हैं, वो इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपका ये जो फंक्शन है ना, एम्प्लॉय का फंक्शन, या ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये क्या काम कर रहा है, या इवन ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है आपका एम्प्लॉय का क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये देख के उसको पता लग जाएगा कि यार इस कंस्ट्रक्टर को ना 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। इंटीजर टाइप का जो आर्ग्यूमेंट होगा ना वो अपने इस वेरिएबल आईडी में स्टोर कर लेगा, और स्ट्रिंग टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है वो अपने इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर कर लेगा, देखते ही पता लग जाएगा। अच्छा, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन है, इसको देखते ही पता लग जाएगा कि यार डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो क्या काम कर रहा है। इवन कि वो मेन डॉट सीपीपी फाइल में डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करके भी पता लगा सकता है कि ये डिस्प्ले का फंक्शन जो है ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा दूं, ठीक है, तो यहां पे ये डिस्प्ले का फंक्शन चल रहा है ना, यहां पे ये डिस्प्ले का फंक्शन चल रहा है, 2 दफा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, एक E1 ऑब्जेक्ट के लिए और एक E2 ऑब्जेक्ट के लिए। तो यार इसको देखते ही मैं पता लगा सकता हूं कि इसमें सी आउट स्टेटमेंट है, और वो सी आउट स्टेटमेंट जो है वो एम्प्लॉय की आईडी रिटर्न कर रहा है, और सी आउट स्टेटमेंट जो है मुझे एम्प्लॉय का जो नाम है ना वो रिटर्न करके दे रहा है। इसमें कोई और कोई कॉम्प्लेक्स चीजें इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसको देखते ही जो है ना, इस हेडर फाइल को देखते ही उसको पता लग जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर फंक्शंस की क्या इनकी क्या फंक्शनैलिटी है और ये फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो हमारे पास जो तरीकेकार था इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, दिस इज नॉट इनफ। ठीक है, कि आप एक इस तरीके से अपनी हेडर फाइल को, सीपीपी फाइल को कंबाइन कर लें, एक लाइब्रेरी की शक्ल दे दें, और क्लाइंट को आप जो है अपनी लाइब्रेरी दे दें, और employee.h हेडर फाइल है वो दे दें। तो employee.h जो हेडर फाइल होगी, मेरा यूजर जो है वो इस हेडर फाइल को देख के भी अंदाजा लगा सकता है, और बहुत कुछ इससे वो देख सकता है, उसको आइडिया हो सकता है कि ये आपकी जो ये जो फंक्शंस हैं, सेट आईडी है, सेट नेम है, गेट आईडी है, गेट नेम है, ये फंक्शन क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उसको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे कि वाकई में हमारा ये जो employee.h जो हेडर फाइल है, या हमारी जो क्लास है उसकी जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल है ना, वो हाइड रहे मेरे यूजर से, ये हम चाहेंगे, और कंप्लीटली हिडन हो। तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रॉक्सी क्लास। ठीक है, हम एक प्रॉक्सी क्लास बनाएंगे, और वो प्रॉक्सी क्लास का क्या मकसद है, वो क्या करेगा कि अ प्रॉक्सी क्लास अलाउज टू हाइड द प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड अदर फंक्शंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स। प्रॉक्सी क्लास का ये काम है कि ये
प्राइवेट डेटा मेंबर और फंक्शंस ऑफ द क्लास, इसको ना क्लाइंट से हाइड करेगा। ठीक है, कैसे हाइड करेगा वो तो हम प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे इसको। प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद प्रॉक्सी क्लास इनेबल्स इट टू यूज योर क्लास सर्विसेज विद नो इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ योर क्लास। ये लफ्ज KNOW नहीं है, ये लफ्ज है नो, NO। ठीक है, ओके जी, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। देखें हम अपने क्लाइंट को ना प्रॉक्सी क्लास देंगे, और प्रॉक्सी क्लास क्या करेगा, वो मेरी क्लास को यूज कर रहा होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर रहा होगा, और जो क्लाइंट है वो क्लाइंट प्रॉक्सी क्लास को यूज कर रही होगी और कर रहा होगा, उसकी सर्विसेज को यूज कर रहा होगा, और प्रॉक्सी क्लास जो है वो आगे मेरी वाली जो क्लास है जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल मैंने छुपानी है, उसको ये उसके फंक्शनैलिटीज को ये यूज कर रहा होगा। और क्लाइंट को समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि प्रॉक्सी क्लास जो है वो बेसिकली क्लाइंट और आपकी जो क्लास है उसके बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद प्रॉक्सी क्लास इनेबल्स इट टू यूज योर क्लास सर्विसेज, कि आपकी जो क्लास है ना, लेट्स सपोज एम्प्लॉय.h आपकी क्लास है, और एम्प्लॉय.cpp के अंदर आपने उस क्लास की जो फंक्शंस है उसकी डेफिनेशन आपने उसके अंदर रखी हुई है, तो उसकी सर्विसेज को, आपकी इस एम्प्लॉय क्लास की सर्विसेज को यूज कर रहा होगा ये प्रॉक्सी क्लास विद नो इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ योर क्लास। और आपकी जो क्लास है ना उसकी जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको हाइड किया हुआ होगा इसने। किस तरीके से देखें, फॉर एग्जांपल ये एक टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन क्लास। इंप्लीमेंटेशन क्लास वो क्लास है जो कि आपकी क्लास है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आपने छुपानी है। इंटरफेस क्लास वो क्लास है जो कि कहलाएगी प्रॉक्सी क्लास, ये क्लास हम यूजर को देंगे। और क्लाइंट क्लास बेसिकली वो क्लास या वो प्रोग्राम या वो आपका मेन फंक्शन है जिसके अंदर क्लाइंट जो होगा वो इस इंटरफेस क्लास को यूज कर रहा होगा, और इंटरफेस क्लास एट बैक एंड के ऊपर आपकी इस इंप्लीमेंटेशन क्लास को यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो क्लाइंट क्लास जो है वो इंटरफेस क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहा होगा, और इंटरफेस क्लास जो होगी वो फर्दर आपकी जो क्लास है जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल हमने इस क्लाइंट से हाइड की हुई है, वो उसके फंक्शनैलिटीज को यूज कर रहा होगा, उसकी सर्विसेज को यूज कर रहा होगा। लेकिन हम क्लाइंट को इंटरफेस क्लास जो है ना इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम क्लाइंट को इंटरफेस क्लास की जो हेडर फाइल है ना वो प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? अच्छा जी, हमने क्लाइंट को क्या क्या देना है, हम क्या करेंगे कि एक तो स्टैटिक लाइब्रेरी बना लेंगे, और हमें पता है कि स्टैटिक लाइब्रेरी किस तरीके से बनती है, और स्टैटिक लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या होगा। स्टैटिक लाइब्रेरी के अंदर तीन फाइल्स होंगी। नंबर 1, एक फाइल होगी implementation.h फाइल। ये आपकी जो क्लास है जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल आपने हाइड करनी है अपने क्लाइंट से, उस तमाम पूरी की पूरी लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट कंटेन्स द क्लास डेफिनेशन एंड मेंबर फंक्शन डेफिनेशंस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन क्लास। यानी कि ये जो आपकी जो क्लास है जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल आपने क्लाइंट से छुपानी है ना, उस क्लास की डेफिनेशन और उसके अंदर पड़े हुए तमाम के तमाम मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन वो इस implementation.h फाइल के अंदर पड़ी होगी। नंबर 1, एक तो स्टैटिक लाइब्रेरी में ये फाइल होगी। नंबर 2, interface.h फाइल। इस फाइल के अंदर इट कंटेन्स द क्लास डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस क्लास। इसके अंदर जो इंटरफेस क्लास है उसकी डेफिनेशन इसमें पड़ी होगी। और इंटरफेस क्लास क्या है, लास्ट स्लाइड के अंदर देख लें कि इंटरफेस क्लास जो है वो आपकी वो वाली क्लास जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल आपने हाइड करनी है ना यूजर से, अपने क्लाइंट से, तो वो क्लाइंट और आपकी क्लास के बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी। क्लाइंट आपका जो है वो इंटरफेस क्लास के मेथड्स को, उसके फंक्शंस को यूज कर रहा होगा, और इंटरफेस क्लास जो है वो आपकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के सर्विसेज को, फंक्शंस को यूज कर रहा होगा। क्लाइंट समझ रहा होगा कि मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन क्लास को यूज कर रहा हूं, हालांकि वो पहले इंटरफेस क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहा होगा, और इंटरफेस क्लास के मेथड्स जो हैं वो आगे आपके इंप्लीमेंटेशन क्लास के मेथड्स को कॉल कर रही होंगी, और उसकी सर्विसेज को यूज करके जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो क्लाइंट को रिटर्न कर रहा होगा। तो इससे ये होगा कि आपकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल जो है इस क्लास की वो हिडन होगी। ओके जी, तो हमने क्लाइंट को एक स्टैटिक लाइब्रेरी देनी है जिसके अंदर 3 फाइल्स हैं। आपकी क्लास जो कि कहलाएगी इंप्लीमेंटेशन क्लास, उसकी एक फाइल होगी implementation.h फाइल।
जिसमें आपकी तमाम की तमाम क्लास डिफाइन होगी, जिसमें आपके तमाम के तमाम मेंबर फंक्शंस भी इवन डिफाइंड होंगे कि आपके मेंबर फंक्शंस क्या क्या काम करेंगे। और फिर एक फाइल आप देंगे उसको इंटरफेस डॉट एच, जो आपकी इंटरफेस क्लास है उसकी हेडर फाइल, विच कंटेन्स द क्लास डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस क्लास। इसमें खाली क्लास की डेफिनेशन होगी, इसमें खाली क्लास डिक्लेयर हुई हुई होगी और उसके अंदर जो फंक्शंस हैं फंक्शंस को जस्ट डिक्लेयर किया गया होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन इसमें नहीं पड़ी होगी। तीसरी फाइल जो आप दोगे वो होगी इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल, विच कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द मेंबर फंक्शंस ऑफ द इंटरफेस क्लास, कि इंटरफेस क्लास के मेंबर फंक्शंस कैसे काम करेंगे, कैसे चलेंगे, वो इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर पड़ी हुई होगी, वो सारी की सारी डिटेल्स। ओके जी, तो ये आपने एक स्टैटिक लाइब्रेरी जो है, ये इसकी 3 फाइल्स हैं। ये स्टैटिक लाइब्रेरी आपने यूजर को देनी है, ठीक है, लाइब्रेरी डॉट ए फाइल। एक तो ये ए फाइल आपने यूजर को देनी है, दूसरी ये जो इंटरफेस डॉट एच जो हेडर फाइल है ये आप अपने क्लाइंट को देंगे, और अपना क्लाइंट जब प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसके अंदर ये लाइब्रेरी डॉट ए फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा, और इंटरफेस डॉट एच जो हेडर फाइल है इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेगा, और अपनी जो सीपीपी फाइल होगी उसके अंदर इस इंटरफेस डॉट एच फाइल को इंक्लूड भी कर लेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर चलें तो हम इसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, और प्रोग्राम हम इसके ऊपर बना लेते हैं प्रॉक्सी क्लासेस के ऊपर। ओके जी, तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो हमारी लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली 3 फाइल्स होंगी, ठीक है। तो एक आपकी इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच फाइल होगी जिसमें आपकी वो क्लास जिसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आपने अपने क्लाइंट से छुपानी है, वो कंप्लीटली तौर पे आपने उस क्लास को इसके अंदर डिफाइन करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, फाइल मेन्यू, न्यू, और एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ये चूंकि स्टैटिक लाइब्रेरी आपने बनानी है, कंसोल एप्लीकेशन नहीं है, स्टैटिक लाइब्रेरी को क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दे दें। लेट सपोज इसको मैं टाइटल देता हूँ प्रॉक्सी अंडरस्कोर क्लास, ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। प्रॉक्सी अंडरस्कोर क्लास के अंदर एक सोर्स फाइल होगी मेन डॉट सी, इसको मैंने यहाँ से एक तो प्रोजेक्ट से भी रिमूव करना है इस फाइल को, और दूसरा ये कि मेरा जो प्रोजेक्ट बन रहा होता है वो इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बन रहा होता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे बन रहे होते हैं कोड ब्लॉक्स के, वो इस प्रोजेक्ट फोल्डर में बन रहे होते हैं जिसका नाम है कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो इसमें मैं भी जाऊंगा और प्रॉक्सी अंडरस्कोर क्लास की मेरा अभी अभी का प्रोजेक्ट है, और इसमें ये जो मेन डॉट सी जो फाइल है इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा, मुझे इस फाइल की जरूरत नहीं है। दोबारा चलते हैं जी अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। कोई क्लास, कोई फाइल, कोई हेडर फाइल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैंने जाना है मैंने जाना है अच्छा, आप कोशिश करें कि प्रॉक्सी अंडरस्कोर क्लास जो है ना ये एक्टिवेटेड हो। एक्टिवेटेड का मतलब कि इसका जो नाम है ना वो बोल्ड लेटर्स के अंदर नजर आ रहा हो। अगर नहीं है तो आप इस पर राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके, और लेट सपोज ये हाफ पिरामिड है, ये अब एक्टिवेटेड है। अब ये इस टाइम पे एक्टिवेटेड नहीं है प्रॉक्सी अंडरस्कोर क्लास, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और एक्टिवेट प्रोजेक्ट पे चला जाऊंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो एक्टिवेट हो गया है अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि ये एक्टिवेटेड हो प्रोजेक्ट आपका। फिर इसके बाद आप फाइल मेन्यू पे जाएं, न्यू पे जाएं, और एक एम्प्टी फाइल इसमें ऐड कर लें। तो ये कहेगा कि इस फाइल को मैं सेव करना चाहूंगा, डू यू वांट टू ऐड दिस न्यू फाइल टू द एक्टिव प्रोजेक्ट, यस, हैज टू बी सेव फर्स्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। इसका नाम मैं रख दूंगा इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच फाइल, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच फाइल। ये तो आपकी एक फाइल हो गई। इसके बाद मैं चूंकि मैं मेरा ये जो मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ इस लाइब्रेरी के अंदर 3 फाइल्स होंगी, ठीक है। तो इसके बाद ना मैं 2 फाइल्स और ऐड करता हूँ। मैं न्यू पे जाता हूँ, एम्प्टी फाइल पे जाता हूँ, यस करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ जी इंटरफेस डॉट एच फाइल, और इसके बाद एक फाइल और मैं बनाऊंगा, एम्प्टी फाइल, यस, और इसका नाम होगा इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल, ठीक है जी। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, ये इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल है, ये इंटरफेस डॉट एच फाइल है, ये इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच फाइल है। ये आपकी वो क्लास है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आपने अपने यूजर से, अपने क्लाइंट से छुपानी है। तो मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ क्लास, इसका नाम मैं इम्प्लीमेंटेशन रख देता हूँ, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इस क्लास के अंदर प्राइवेट एक डेटा मेंबर है जो कि इंटीजर है, नाम है उसका वैल्यू। पब्लिक आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर 0 डाल देगा, ये कंस्ट्रक्टर जब भी चलेगा।
और इम्प्लीमेंटेशन नाम का एक और कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसको मैं एक वैल्यू पास करूंगा जो कि मेरे इस वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर इसके अंदर एक मेथड होगा void void set वैल्यू। इसको मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा ये मेरे इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर उठा के ये वैल्यू या ये जो डेटा होगा ये उसमें स्टोर कर देगा। और एक मेरे पास मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसका नाम है जी गेट वैल्यू। और ये क्या करेगा, ये मेरा जो वैल्यू वेरिएबल है ना इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न करेगा। यार मैं इस तरह कर लेता हूँ, इस वैल्यू वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगी। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ डेटा। ठीक है, यहां पर भी डेटा, इधर भी डेटा और इधर भी डेटा। तो ये जो मेरा गेट वैल्यू जो मेथड होगा ना ये रिटर्न करेगा मुझे डेटा वेरिएबल। डेटा वेरिएबल क्या है? डेटा वेरिएबल बेसिकली मेरी इस यहाँ पे मैंने डेट लिखा है, ओके, डेटा वेरिएबल। ठीक है, ये मेरी क्लास का ये मेरी क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है, मेरी मेरी ये वाली फाइल, ठीक है, मेरी ये वाली फाइल implementation डॉट एच जो है ये तैयार है, ये बन गई है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा इंटरफेस डॉट एच फाइल। इंटरफेस डॉट एच फाइल के अंदर इंटरफेस जो क्लास है ये वाली क्लास, ठीक है, ये वाली क्लास जो कि मेरी क्लाइंट, मेरे यूजर्स और मेरी इस इंप्लीमेंटेशन क्लास के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही होगी। मेरा क्लाइंट जो है वो इस क्लास इंटरफेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा और इसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो फर्दर आगे फिर मेरी इंप्लीमेंटेशन क्लास के सर्विसेज को, उसके फंक्शंस को, उसके मेंबर फंक्शंस को बेसिकली क्या कर रही होगी, यूज कर रही होगी। ठीक है, तो मैं अब अपना जो इंटरफेस जो क्लास है, इंटरफेस डॉट एच जो है अपनी क्लास की जो फंक्शनैलिटी है यानी कि उसकी जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको मैं यहाँ पे इसके अंदर जस्ट अपनी क्लास को जस्ट डिफाइन करूंगा और मेंबर फंक्शंस को जो है मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। ये आपकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है और ये आ जाएगी आपकी इंटरफेस डॉट एच। इंटरफेस डॉट एच के अंदर क्या है कि ये आपकी क्लास है इंटरफेस और इस इंटरफेस क्लास के अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। ये प्राइवेट डेटा मेंबर जो है बेसिकली ये जो आपने अभी क्लास बनाई है ना इंप्लीमेंटेशन क्लास, उस क्लास का एक पॉइंटर मैंने इसके अंदर डिक्लेयर करना है। उस क्लास का मैंने इसके अंदर क्या डिक्लेयर करना है? एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है। देखिए क्लास टाइप का जो पॉइंटर होता है ना वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, मैंने अगर यहां पे लेट सपोज लिखा होता, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहां पे लिखा होता int स्टैटिक ptr, तो ये जो पॉइंटर है इसमें किसका एड्रेस स्टोर होगा? किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। मैं अगर यहां पे लिख लेता हूं फ्लोट स्टैटिक ptr, तो इसका मतलब है कि यार ये जो पॉइंटर है ना इसके अंदर किसी फ्लोट वेरिएबल का डेटा का एड्रेस स्टोर होगा। मैं अगर यहां पे लिख देता हूं कैरेक्टर स्टैटिक ptr, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंटर है ना ptr इसके अंदर किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। और मैं अगर यहां पे अपनी क्लास का नाम लिख दूं तो इसका मतलब यह है कि यार इस पॉइंटर के अंदर ना इंप्लीमेंटेशन क्लास के किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसके अंदर स्टोर हुआ होगा, किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर हुआ होगा इसके अंदर। ओके जी, अब इसके अंदर हम पब्लिक मेंबर्स जो है वो बना लेते हैं। इस इंटरफेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं जस्ट इसको डिक्लेयर कर रहा हूं। इंटरफेस क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको मैंने खाली डिक्लेयर किया है। इंटरफेस क्लास के अंदर एक मेथड है, ठीक है, जो कि जिसका नाम मैंने रखा है सेट डेटा और इसको मैं ना एक इंटीजर वैल्यू पास करूंगा। ठीक है, क्या काम करेगा, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी वो हम लिखेंगे इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर। फिर यहाँ पे मेरा मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है इंटीजर और इसका नाम मैं रखूंगा इस मेंबर फंक्शन का गेट डेटा। और मैं इस फंक्शन को जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मेरी जो इंटरफेस डॉट एच जो फाइल है
उसके अंदर क्या मैंने एक क्लास को मैंने डिफाइन किया जिसका नाम इंटरफेस है। इसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर है, अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्लास। इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट का एक उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर मैंने यहां पे डिक्लेयर किया है, प्राइवेट डेटा मेंबर है ये इस क्लास का। फिर मैंने यहां पे इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, उसका नाम है सेट डेटा, और उसको हमने एक आर्ग्यूमेंट पास करना है जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर मैंने इसको एक गेट डेटा नाम का एक मेंबर फंक्शन जो है वो मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है जिसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। ठीक है, इनकी फंक्शनैलिटीज मैंने इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर लिखनी है, इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल, इसके अंदर मैंने इसकी इंप्लीमेंटेशन लिखनी है। इसी फाइल के अंदर जो इंटरफेस डॉट एच फाइल है, इसके अंदर मैं इस इंटरफेस क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो भी मैं इसके अंदर डिक्लेयर करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कि यार इस क्लास के अंदर जो इंटरफेस क्लास है ना, इसके अंदर ना इंप्लीमेंटेशन वाली जो क्लास है ना, इंप्लीमेंटेशन वाली क्लास, ये वाली क्लास, ठीक है, चूंकि इसके अंदर इसका एक पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है ऑफ टाइप इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्लास इंप्लीमेंटेशन और सेमीकोलन लगा दूंगा। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि भाई आपकी ये वाली जो क्लास है ना, इंटरफेस क्लास, इस क्लास के अंदर ये जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है इसका एक इस टाइप का एक पॉइंटर आप डिक्लेयर करने जा रहे हो। तो इस वजह से आप इस इंटरफेस डॉट एच हेडर फाइल के अंदर इंप्लीमेंटेशन क्लास की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन आप इसके अंदर भी इसके अंदर इसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी आप इसके अंदर यूज करोगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन या फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन क्लास, बिकॉज यू आर डिक्लेयरिंग एन इंप्लीमेंटेशन टाइप पॉइंटर, लिहाजा यहां पे इस क्लास को आपने यहां पे डिक्लेयर करना होगा, इस इंप्लीमेंटेशन क्लास को। तो यहां पे आपका जो इंटरफेस डॉट एच जो हेडर फाइल है वो कंप्लीट हो गई। अब यहां पे क्या करना है हमने कि इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल जो है इसके अंदर ना मैंने पहले तो ये करना है कि दो हेडर फाइल्स इसके अंदर मैंने इंक्लूड करनी है। नंबर वन, मैंने इसके अंदर इंक्लूड करना है अपनी जो इंप्लीमेंटेशन, जो पहली मैंने हेडर फाइल बनाई थी उसको इंक्लूड करना है, और ये जो दूसरी मैंने हेडर फाइल बनाई थी जो अभी भी बनाई है इंटरफेस डॉट एच, मैंने इसको इंक्लूड करना है। और इंक्लूड आपने कैसे करना है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने नहीं लिखना इस हेडर फाइल का नाम, आपने इसका नाम लिखना है डबल कोट्स के अंदर। तो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि यार ये दो जो हेडर फाइल्स है ना, ये यूजर ने ये हेडर फाइल्स बनाई हैं। अच्छा, इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर बेसिकली इंटरफेस डॉट एच जो आपकी फाइल है इसके जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन है। तो इंटरफेस, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको हम यहां पे डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले तो इसकी रिटर्न टाइप तो कोई नहीं है। ठीक है, तो हम क्लास का नाम लिखेंगे और इसके साथ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के अपने इस फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि है आपका बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका। ओके जी, ये जो मेरा इंटरफेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, मैं चाहूंगा कि इंटरफेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो इस इंप्लीमेंटेशन जो वाली जो क्लास है ना, इसके डेटा वेरिएबल जो है बनाया हुआ है, जो डेटा मेंबर है इसका जिसका नाम डेटा है, इसके अंदर जीरो पुट कर दे। इसके अंदर क्या पुट कर दे, जीरो पुट कर दे। तो भाई मैंने इसके लिए यानी कि इंप्लीमेंटेशन जो क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका नाम है पीटीआर। ठीक है, इस हेडर फाइल में जिसका नाम है इंटरफेस डॉट एच, और इसी हेडर फाइल को मैंने इस फाइल के अंदर इंक्लूड भी कर दिया है। तो उसी पीटीआर पॉइंटर को यूज करते हुए मैं इसके डेटा वेरिएबल के अंदर इस तरीके से जीरो पुट कर सकता हूं, नंबर वन। नंबर टू, मेरे पास यहां पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है इंटरफेस क्लास का
जिसको मैंने एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है, जिसको मैंने क्या पास करनी है, एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देख लें इंटरफेस डॉट एच में आप आ जाएं। दिस इज योर ये आपका इंटरफेस क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसको मैं जो वैल्यू पास करूंगा ना, यानी कि मेरा जो क्लाइंट होगा, यहां से आप देख लें कि मेरा जो क्लाइंट क्लास होगी ना, या मेरा जो क्लाइंट प्रोग्राम होगा ना, मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन मेरा, वो यहां से वैल्यू भेजेगा इंटरफेस क्लास को, यानी कि इंटरफेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और इंटरफेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्या करेगा, वो इंप्लीमेंटेशन क्लास के डेटा मेंबर को वो वैल्यू पकड़ के असाइन कर देगा। तो यहां पे इसके इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर, चूंकि मैं यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा पीटीआर एरो ऑपरेटर डेटा इज इक्वल टू डी, यानी कि इसके कंस्ट्रक्टर को, इंटरफेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो वैल्यू मैंने यहां से पास की है ना, वो वैल्यू उठा के मेरी इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर जो डेटा नाम का जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर उठा के क्या कर लो, उसके अंदर ना वो असाइन कर दो आप बेसिकली। ठीक है, असाइनमेंट हो रही है यहाँ पे। फिर इंटरफेस डॉट एच हेडर फाइल में अगला आपका जो मेंबर फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, और उसका नाम है सेट डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप लिख देता हूं, मैं क्लास का नाम लिख देता हूं, क्लास का नाम है जी इंटरफेस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के, और इसका मेथड है सेट डेटा के नाम से। सेट डेटा को मैं एक वैल्यू पास करूंगा, और ये वैल्यू मेरा, ये जो इंटरफेस जो क्लास होगी, वो क्या करेगी, इस वैल्यू को उठा के मेरी इंप्लीमेंटेशन क्लास के वेरिएबल डेटा के अंदर असाइन करेगी। तो वो भी इसी पॉइंटर पीटीआर के थ्रू ही असाइन करेगी। तो पॉइंटर एरो ऑपरेटर डेटा वेरिएबल इज इक्वल टू डी, यानी कि जो डी वेरिएबल की जो डी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के ना मेरे इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर मौजूद डेटा वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगी। और आखिरी आपका जो बल्कि सेकंड लास्ट जो फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, क्लास का नाम है इंटरफेस, और मेथड का नाम है गेट गेट डेटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं यार, रिटर्न करो पीटीआर पॉइंटर जिस इंप्लीमेंटेशन क्लास के जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर पड़ा हुआ जो डेटा वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। और यहां पे फिर मेरा जो डिस्ट्रक्टर है, मैं उस डिस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करूंगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, जस्ट यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, डिस्ट्रक्टर है मेरा। और डिस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं अपने इस पॉइंटर को डिलीट करूंगा। ठीक है, इस पॉइंटर को मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा, जो पॉइंटर मैंने बनाया था इसको मैं डिलीट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है। बेसिकली ये जो मेरा इंटरफेस क्लास है, जो कि मेरे क्लाइंट और मेरी इंप्लीमेंटेशन क्लास के मिड में होगा, इसका जब कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, तो इसके कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि ये एक पहली चीज तो ये कि यार इसके अंदर इसका अपना खुद का इंटरफेस क्लास के अंदर एक पॉइंटर डिक्लेयर्ड है, जो कि इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूंगा पीटीआर इज इक्वल टू न्यू इंप्लीमेंटेशन, यानी कि इंप्लीमेंटेशन क्लास के एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो आप बनाओ, और उसको ये जो वेरिएबल डी की जो वैल्यू है ना, वो इसको पास ऑन कर दो। ठीक है, ये इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये लिखा है। ठीक है, और इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूंगा पीटीआर इज इक्वल टू न्यू इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जब भी इंटरफेस क्लास का जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चले, तो वो क्या करे, वो एक इंप्लीमेंटेशन क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, और उसको ना जीरो वैल्यू पास कर दे। बल्कि जीरो वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का जब ये चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर जब चलेगा, तो इसको ना ऑटोमेटिकली डेटा वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली जीरो जो है वो इसके अंदर पुट कर देगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं। और अब यहाँ पे आपकी इंटरफेस क्लास भी बन गई है, आपकी implementation डॉट एच फाइल भी मौजूद है, आपकी इंटरफेस डॉट एच फाइल भी मौजूद है, और आपकी इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल भी इसके अंदर मौजूद है। अब मैं इसको जो है बिल्ड कर लेता हूँ, और देख लेता हूँ कि अगर कोई एरर्स हैं तो उन एरर्स को फिर हम जो है वो रिमूव कर पाएंगे। ओके, एरर है मेरे ख्याल में सेमीकोलन मिसिंग है शायद, दोबारा इसको बिल्ड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है।
यहाँ पे मैं लॉग्स के अंदर जाके देख लेता हूँ। इंटीजर इम्प्लीमेंटेशन डेटा इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इम्प्लीमेंटेशन डेटा इज प्राइवेट, ठीक है। मैं इसको ठीक करके और वीडियो को पहले पॉज कर लेता हूँ, इसको ठीक करके तो फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली जो डेटा जो है ना, ये वेरिएबल एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन फाइल के अंदर जो है प्राइवेट है। तो हमारा ये जो पॉइंटर है ना, ये इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। तो डायरेक्टली एक्सेस हमने नहीं करना, हमने ये जो वेरिएबल डी जो है इसकी वैल्यू हमने डेटा वेरिएबल के अंदर पहुंचानी है। तो उस मकसद के लिए तो देखें, इम्प्लीमेंटेशन वाली जो आपकी जो क्लास है इसके अंदर ये मेथड ऑलरेडी बना हुआ है सेट वैल्यू के नाम से और गेट वैल्यू के नाम से, जो कि आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो बजाय इसके कि आप इसमें वैल्यू डायरेक्टली डालें, आप इसका जो सेट वैल्यू का जो फंक्शन है ना, सेट वैल्यू का, उस फंक्शन को कॉल कर लें और उस फंक्शन को आप ये वेरिएबल डी की वैल्यू पास कर दें एज एन आर्ग्यूमेंट। और इसी तरीके से यहाँ पे रिटर्न करें पीटीआर एरो ऑपरेटर गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर ले। गेट वैल्यू फंक्शन जो है वो आपकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच हेडर फाइल जो है आपकी जो क्लास डेफिनेशन है इसके अंदर ये फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। तो ये इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। आई होप के सारे प्रॉब्लम्स रिमूव हो गए होंगे। मैं इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेता हूँ। ओके अच्छा, ये जो फंक्शन है इसकी कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं हुई हुई। इसको बिल्ड कर लिया, ठीक है। इसमें फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। ओके जी, दोबारा से इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। ये आपकी वो फाइल है जिसकी मेथड्स को आपके क्लाइंट ने यूज़ करना है, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट से अपनी इस क्लास की जो डेफिनेशन है, इसके मेथड्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने हाइड करनी है। तो उस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की जिसका नाम है इंटरफेस। इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है जो कि मेरी वो क्लास जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल मैंने हाइड करनी है। मैंने प्राइवेट डेटा मेंबर में उस अपनी क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। पॉइंटर का मतलब है कि ये पॉइंटर जो है आपकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। इसमें इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इंटरफेस क्लास का, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सेट डेटा एक फंक्शन है जो कि मेरा जो क्लाइंट होगा ना, वो सेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। और ये सेट डेटा फंक्शन जो है ये सेट डेटा फंक्शन जो है ये मेरी इंप्लीमेंटेशन क्लास के सेट वैल्यू फंक्शन को एक्चुअली कॉल कर रहा होगा फर्दर, ठीक है। मेरा क्लाइंट सेट डेटा को कॉल कर रहा होगा और सेट डेटा जो है वो मेरे सेट वैल्यू फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को, इस वाले मेंबर फंक्शन को वो कॉल कर रहा होगा जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल मैंने अपने क्लाइंट से हाइड करनी है। इसी तरीके से जो गेट डेटा जो फंक्शन है जो कि इंटरफेस क्लास के अंदर मौजूद है, मेरा क्लाइंट इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। और मेरा ये जो गेट डेटा फंक्शन है ये एक्चुअली मेरे इंप्लीमेंटेशन वाली जो क्लास है उसके अंदर मौजूद गेट वैल्यू जो मेंबर फंक्शन होगा उसको फर्दर आगे कॉल कर रहा होगा। और गेट वैल्यू फंक्शन जब चलेगा तो वो डेटा वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल है। यहाँ पे किसी हेडर फाइल की आपको जरूरत नहीं है इंक्लूड करने की। इंटरफेस डॉट एच के अंदर यहाँ पे ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है इस क्लास की, इंप्लीमेंटेशन क्लास की, बिकॉज वो हमने इसलिए की है क्योंकि आपकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का एक पॉइंटर आपने बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर किया। अगर पॉइंटर आप डिक्लेयर ना करते तो आपको यहाँ पे इस क्लास की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं थी। इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल जो है इसके अंदर आपने इंप्लीमेंटेशन डॉट एच हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया और इंटरफेस डॉट एच हेडर फाइल को भी आपने इंक्लूड कर दिया। इंटरफेस क्लास का जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इसमें क्या होगा कि ये कॉल करेगा इंप्लीमेंटेशन क्लास के कंस्ट्रक्टर को, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। एक ऑब्जेक्ट बनेगा इंप्लीमेंटेशन क्लास का और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा ना वो इस पीटीआर वेरिएबल के अंदर आके उसका जो एड्रेस होगा वो इस पीटीआर वेरिएबल के अंदर आके असाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने इंटरफेस क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर कॉल किया है तो ये भी क्या करेगा कि ये भी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और इंप्लीमेंटेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बेसिकली यहां से इंप्लीमेंटेशन क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बेसिकली यहां से इंप्लीमेंटेशन क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बेसिकली यहां से इंप्लीमेंटेशन क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बेसिकली यहां से इंप्लीमेंटेशन क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यहां पे
कॉल भेजी जा रही होगी और यहां से जो वैल्यू आप भिजवा रहे हैं ना डी, वो इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भेजी जाएगी, एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो इस पीटीआर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका ये सेट डेटा और गेट डेटा हमने देख लिया है, और आपका इवन ये जो आखिर में जो इंटरफेस क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, वो इस पॉइंटर को डिलीट कर देगा। तो ये आपकी 3 क्लासेस थी जो कि आपको रिक्वायर्ड थी। इनको मैं सेव कर लेता हूँ और एक दफ़ा फिर से मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लाइब्रेरी फाइल भी दिखा देता हूँ। कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जाते हैं, प्रॉक्सी अंडरस्कोर क्लास ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर ये बिन नाम का फोल्डर है, इसमें डिबग नाम का फोल्डर है। ये आपकी वो फाइल है, ठीक है, जो कि आप अपने क्लाइंट को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने क्लाइंट को जो हेडर फाइल है, इंटरफेस वाली जो हेडर फाइल है, ये भी आप अपने क्लाइंट को दे देंगे। ये 2 फाइल्स अपने क्लाइंट को देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है, क्लाइंट साइड वाला जो प्रोजेक्ट है उसको बना लेते हैं। तो फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन है, C++ की एप्लीकेशन है। प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देंगे प्रॉक्सी क्लास एग्जाम्पल। इसको नेक्स्ट किया, इसको फिनिश किया। प्रॉक्सी क्लास में ये सोर्सेज है मेन डॉट सीपीपी, ये तो आपकी बेसिकली मेन फाइल है। अच्छा, ये आपकी मेन फाइल हो गई। मेन फाइल के अंदर आपने बल्कि मेन फाइल से पहले आपने क्या करना है कि इसमें ना एक नई फाइल ऐड करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एम्प्टी फाइल, ठीक है, एम्प्टी फाइल, इसको सेव कर लें और इसका नाम रख दें इंटरफेस डॉट एच, ठीक है, इंटरफेस डॉट एच। और जो कोड आपने इंटरफेस डॉट एच फाइल में लिखा था उस कोड को यहां से कॉपी कर लें, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो इंटरफेस डॉट एच फाइल है उसके अंदर ले जाके इसको पेस्ट कर दें। इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। इसको बिल्ड कर लेते हैं, इस प्रोजेक्ट को देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। प्रॉक्सी क्लास एग्जांपल जो प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, फिलहाल तो इसमें कोई एरर नहीं है। और अपने इस प्रोग्राम के अंदर आप इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें, ठीक है, इंक्लूड कर लें आप इंटरफेस डॉट एच को इसमें इंक्लूड कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो लाइब्रेरी फाइल है उसको भी इंक्लूड कर लें। बिल्ड ऑप्शंस के अंदर आप जाएं, राइट क्लिक करें अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये हमने लाइब्रेरी जब ऐड की थी लास्ट क्लास के अंदर दिखा था हमने तरीका कि अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर लें, बिल्ड ऑप्शंस में चले जाएं, बिल्ड ऑप्शंस के बाद लिंकर सेटिंग्स में चले जाएं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक कर लें। फाइल ऐड करनी है, इसको क्लिक कर लें। फाइल को ब्राउज करना है, ठीक है। कोड ब्लॉक्स का प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर सारे आपके प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। ये आपने जो प्रॉक्सी क्लास बनाई थी वो इसके अंदर है, प्रॉक्सी अंडरस्कोर क्लास। इसको डबल क्लिक कर लें, इसमें बिन नाम का फोल्डर होगा, इसको डबल क्लिक कर लें। इसमें डिबग नाम का फोल्डर होगा, इसको ओपन कर लें। इसके अंदर ये आपकी लाइब्रेरी फाइल है। इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर इंटरफेस डॉट एच फाइल मौजूद है, इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन डॉट एच फाइल मौजूद है, ठीक है। इसको डबल क्लिक कर लें, रिलेटिव पाथ को आप नो कर लें, इसको ओके कर लें, इसको ओके कर लें, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर आप इंटरफेस क्लास चूंकि आपको अवेलेबल है, आप इंप्लीमेंटेशन क्लास को यहां पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरफेस क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ओबीजे लेट सपोज 5, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका इंटरफेस क्लास का ना कंस्ट्रक्टर चलेगा। यहां पे देख लेते हैं इंटरफेस क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये जो सीपीपी फाइल है ये भी आपने यूजर को नहीं दी होगी। ये सीपीपी फाइल इंटरफेस डॉट सीपीपी, इंटरफेस डॉट एच, इंप्लीमेंटेशन डॉट एच, ये 3 फाइल्स लाइब्रेरी के अंदर पैक हुई हुई है। इसका जो कंस्ट्रक्टर चलेगा ना इंटरफेस क्लास का, कौन सा कंस्ट्रक्टर है जी, ये मेन डॉट सीपीपी फाइल है आपकी। इसमें आपने लिखा है कि इंटरफेस obj5, आपने इंटरफेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको आपने 5 वैल्यू असाइन कर दी। तो इंटरफेस डॉट सीपीपी में आ जाए, आपका बेसिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब ये इंटरफेस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो यहां से आपने इसको ये 5 वैल्यू पास की है। इंटरफेस डॉट सीपीपी फाइल में 5 वैल्यू जो है ना इस वेरिएबल डी के अंदर आके कॉपी हो जाएगी और इसमें स्टेटमेंट लिखा है ptr इज इक्वल टू न्यू इंप्लीमेंटेशन, यानी कि इंप्लीमेंटेशन क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो और उसको डी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो कि 5 है, जो कि यहां से हमने असाइन की है, वो 5 वैल्यू जो है ना वो आप इंप्लीमेंटेशन क्लास के कंस्ट्रक्टर को दे दो। तो
इसमें इम्प्लीमेंटेशन फाइल यहाँ पे पड़ी है, इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। वो 5 वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे वेरिएबल v में आके स्टोर होगी, और वेरिएबल v की वैल्यू जो है वो उस ऑब्जेक्ट जो कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका एड्रेस ptr पॉइंटर में स्टोर है, उसके डेटा वेरिएबल के अंदर वो 5 वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। यहां से आप अपने क्लाइंट क्लास से या इस मेन फंक्शन से आप एक्सेस कर रहे हो इंटरफेस क्लास को, और इंटरफेस क्लास आगे क्या कर रही है कि वो आपकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के सर्विसेज को, उनके मेथड्स को यूज कर रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको सेव कर लेता हूं फाइल को, और इसको एक दफा डिबग कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके जी, इसमें कोई एरर नहीं है। ये फाइल आपकी जो है और हो चुकी है, सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुकी है। ठीक है, मैं डिबग कह रहा हूँ, गलती से डिबग कह दिया, डिबग नहीं बल्कि बिल्ड। ठीक है, अच्छा, अब आपका ये जो 5 वैल्यू है ना, ये इस इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट, जो नया ऑब्जेक्ट जो बना है ना, उसके डेटा वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इस डेटा वेरिएबल की वैल्यू को ना गेट करना है। तो गेट करने के लिए क्या तरीका होगा? गेट करने का तरीका, ये गेट वैल्यू फंक्शन मैंने नहीं कॉल करना, क्योंकि मुझे तो ये इंप्लीमेंटेशन डॉट एच हेडर फाइल अवेलेबल ही नहीं है, मुझे तो अवेलेबल है इंटरफेस डॉट एच हेडर फाइल। तो इसमें एक मेथड है गेट डेटा के नाम से, मेरी क्लास का जो मेथड है ना गेट वैल्यू है, लेकिन मैं यहां पे कॉल करूंगा गेट डेटा को। ठीक है, तो मैं मेन डॉट सीपीपी में जा रहा हूं और मैं जस्ट लिख रहा हूं यहां पे जी ओबीजे डॉट गेट डेटा। ठीक है, और इस गेट डेटा को मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा सी आउट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि द वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटा वेरिएबल ऑफ माय ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास इज obj डॉट गेट डेटा। obj डॉट गेट डेटा क्या करेगा कि ये कॉल करेगा इंटरफेस क्लास का गेट डेटा मेथड, और इंटरफेस क्लास का जो गेट डेटा मेथड है ये जब चलेगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर इस टाइम पे करंटली ये पॉइंट कर रहा है आपके ऐसे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो कि इंटरफेस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने बनाया है। इंटरफेस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना यहां पे ptr इज इक्वल टू न्यू इंप्लीमेंटेशन, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको इस इंटरफेस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के गेट वैल्यू फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं। ये आपका गेट वैल्यू फंक्शन है जो कि यहां पे इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है रिटर्न डेटा। तो ये डेटा वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, डेटा वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो यहां पे रिटर्न करेगा। ये आपका फंक्शन जो है ना गेट डेटा, ये गेट डेटा फंक्शन जो है ये एक्चुअली आपके इंप्लीमेंटेशन क्लास के गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करेगा, और इसका जो डेटा वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको आपको रिटर्न करके दे देगा। आपको वैल्यू ना यहां पे आके रिटर्न हो जाएगी, बेसिकली उसमें 5 वैल्यू स्टोर होगी। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं, इसको मैं रन कर लेता हूं, तो ये आपको दिखा रहा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटा वेरिएबल ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्लास इज 5। ठीक है, अगर आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, अगर आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो आप लिख दें obj डॉट सेट डेटा, एंड दिस सेट डेटा फंक्शन इज एग्जिस्टिंग इन द इंटरफेस क्लास सेट डेटा। ये आपके सामने है सेट डेटा। ठीक है, आप इसको जो भी वैल्यू पास करोगे वो क्या करेगा कि इसने ना जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा जिसका एड्रेस ptr में पड़ा होगा, और वो ऑब्जेक्ट असल में इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये सेट वैल्यू फंक्शन कॉल करेगा, और सेट वैल्यू फंक्शन जो है ना वो आपकी बेसिकली इंप्लीमेंटेशन क्लास का फंक्शन है, उसको कॉल करेगा। ठीक है, और ये जो डी वैल्यू जो है वो कहां से आई होगी, वो डी ये वैल्यू जो है, ये वेरिएबल जो वैल्यू मैं यहां से भेज रहा हूं 10, ये वैल्यू जो है ये आपका ये सेट डेटा फंक्शन इंटरफेस क्लास का इसको रिसीव होगा, और ये आगे फर्दर कॉल करेगा इंप्लीमेंटेशन क्लास का सेट वैल्यू फंक्शन, और उसको ये वैल्यू 10 भिजवा देगा। तो मींस कि आपका जो ऑब्जेक्ट बना था जिसका
एड्रेस जो है वो पीटीआर में पड़ा हुआ था, तो उसके डेटा वेरिएबल के अंदर ये 10 भिजवा देगा, ठीक है। और इसके बाद हम अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें कि भाई क्या वाकई उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर हुई है या नहीं हुई हुई, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि द न्यू वैल्यू स्टोर्ड इन डेटा वेरिएबल इज, मैं लिखूंगा अपना ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट गेट डेटा। बेसिकली गेट डेटा जो है वो इंप्लीमेंटेशन क्लास का मेथड नहीं है, वो इंटरफेस क्लास का मेथड है। और इंटरफेस क्लास का ये जो गेट डेटा मेथड है वो एक्चुअली इंटरफेस क्लास के गेट वैल्यू मेथड को कॉल कर रहा है, और मुझे डेटा वेरिएबल जो कि इंप्लीमेंटेशन क्लास का डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू जो है ना वो मुझे रिटर्न करके दे रहा है। तो मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं, इसको मैं रन कर लेता हूं, ठीक है। तो पुरानी वैल्यू जो 5 थी ना वो खत्म हो गई और उसकी जगह पे नई वैल्यू आपको दिखा रहा है कि द न्यू वैल्यू स्टोर्ड इन डेटा वेरिएबल इज 10। तो बेसिकली मैं इस मेन फंक्शन से इंटरेक्ट कर रहा हूं अपनी इस इंटरफेस डॉट एच के साथ, ठीक है। जो इंटरफेस क्लास है ना मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, और जो इंटरफेस क्लास है ये इंटरफेस क्लास जो है ये इंटरेक्ट कर रही है यहां पे मेरी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। बेसिकली मैं मेन डॉट सीपीपी फाइल में से इनडायरेक्टली अपने इंप्लीमेंटेशन वाली जो क्लास है ना उसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। इससे ये है कि इसका फायदा क्या होगा, इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करने का फायदा ये होगा कि मैं लेट सपोज मैं क्लाइंट हूं, और मेरे प्रोग्रामर ने ना मुझे खाली ये जो लाइब्रेरी फाइल है ये प्रोवाइड की है और मुझे इंटरफेस डॉट एच फाइल जो है ये प्रोवाइड की है। तो मुझे नहीं पता कि एज अ क्लाइंट मुझे नहीं पता कि इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच फाइल जो है या इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या रिटर्न टाइप्स हैं, उसमें किस किस फंक्शन को क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो दिस इज द वे वी अचीव ट्रू डेटा हाइडिंग या ट्रू इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो इस तरीके से पॉसिबल है। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था ना कि आप एक स्टैटिक लाइब्रेरी बना के डेटा हाइडिंग कर सकते हो, तो मैंने आपको इस प्रॉक्सी क्लास के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये पॉसिबल है कि आपका क्लाइंट जो है ना ये जज कर सके हेडर फाइल को देखते ही कि आपकी जो क्लास है जिसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो उसमें क्या क्या इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो उसको बड़ी आराम से जज कर सकता है। लेकिन इस केस के अंदर आपके जो मेन डॉट सीपीपी फाइल है, जो आपका क्लाइंट होगा, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरफेस क्लास के साथ, और इंटरफेस क्लास को देख के ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंटरफेस क्लास जो है वो फर्दर आगे आपकी इस इंप्लीमेंटेशन वाली जो क्लास है जिसका नाम इंप्लीमेंटेशन है जिस क्लास का, उसके साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि आपकी ये क्लाइंट क्लास जो है ना, ये क्लाइंट क्लास ये आपका बेसिकली मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन आपका इंटरेक्ट कर रहा है इंटरफेस क्लास के साथ, और इंटरफेस क्लास की जो मेथड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके मेथड्स को कॉल कर रहा है आपका मेन मेथड, और इंटरफेस क्लास के जो मेथड्स है ना वो आगे फर्दर इंप्लीमेंटेशन क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन क्लास जो है वो क्लाइंट क्लास से उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो सारी उससे हिडन है, ठीक है। तो ये हमने यूजर को ये फाइल्स दे दी स्टैटिक लाइब्रेरी के अंदर, ये 3 फाइल्स हैं। इंप्लीमेंटेशन आपकी जो क्लास है उसकी हेडर फाइल, इंटरफेस की हेडर फाइल, इंटरफेस जो क्लास है उसकी सीपीपी फाइल, ये हमने एक लाइब्रेरी के अंदर पैक कर दी है, और क्लाइंट को हमने ये लाइब्रेरी दे देनी है और क्लाइंट को हमने इंटरफेस डॉट एच हेडर फाइल दे देनी है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इन दोनों को इंक्लूड कर सके। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स बाय सेंडिंग मैसेजेस, दैट इज फंक्शन कॉल्स, के आप किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस को कॉल करके उसकी सर्विसेज को यूज करते हैं। एक्चुअली उसके अंदर जो कोड लिखा होता है उस कोड को आप एग्जीक्यूट करते हैं। दिस फंक्शन कॉल इज cumbersome फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ क्लासेस, एग्जांपल मैथमेटिकल क्लासेस। मैथमेटिकल क्लासेस के केस में ये कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस फंक्शन को, मुख्तलिफ फंक्शंस को कॉल करना। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये स्टेटमेंट्स हैं कि D3 डॉट एड ऑब्जेक्ट्स D1 कॉमा D2,
इसकी एग्जांपल मेरे ख्याल में हमने की थी कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना था, तो उसके लिए हमने एक डिस्टेंस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया था जिसका नाम था ऐड ऑब्जेक्ट्स। ये ऐड ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, D1 के फीट और इंचेस को D2 के फीट और इंचेस को आपस में ऐड करके और इसके रिजल्ट को ना D3 के फीट और इंचेस के अंदर क्या कर रहा था, असाइन कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं। ठीक है, यूजर जो है वो उसमें कंफ्यूज भी हो सकता है कि आइदर मैंने इस ऐड ऑब्जेक्ट्स को D3 के साथ कॉल करना है या इसको मैंने D1 के साथ कॉल करना है। वो ये भी भूल जाता है कभी कभी कि ऐड ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे इस केस में वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे ऐड ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक डिस्टेंस क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। बहरहाल it can be changed to the much more readable code like D3 is equal to D1 plus D2। D1 जो है वो भी आपका डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और D2 जो है वो भी आपका एक डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और हम ये चाहेंगे कि D1 प्लस D2 यानी कि डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट D2, इस तरीके से हम आसान कोड लिख सकें ताकि डिस्टेंस क्लास D1 के ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस और D2 क्लास के D2 जो ऑब्जेक्ट है इसके फीट और इंचेस आपस में ऐड हो जाएं और इसके फीट और इंचेस ऐड होने के बाद इसका रिजल्ट जो है वो डिस्टेंस क्लास ही के ऑब्जेक्ट D3 के अंदर असाइन हो जाए। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका ये जो प्लस का जो ऑपरेटर है ना ये सिर्फ इंटीजर्स और फ्लोट वैल्यू और डबल के साथ काम करता है। ये आपके ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए नहीं बनाया गया था, ये प्लस का ऑपरेटर जो है। ठीक है, ओके जी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग रेफर्स टू गिविंग द नॉर्मल C++ ऑपरेटर सच एज द प्लस, स्टैटिक, लेस देन इक्वल टू एंड वगैरह एक्सेट्रा एडिशनल मीनिंग्स व्हेन दे आर अप्लाइड टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर है कि ये जो आपकी क्लास होती है ना ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। तो इसमें आपने डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है D1 और डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट D2 को आप पकड़ के ऐड कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर का काम ये नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करे। प्लस ऑपरेटर का बेसिक उसका जो काम है वो ये है कि वो दो इंटीजर्स को ऐड कर ले या दो डबल्स को ऐड कर ले या दो फ्लोट्स को ऐड कर ले, यानी कि दो नंबर टाइप के वेरिएबल्स को आपस में ऐड करने के लिए हमें अवेलेबल किया गया है C++ के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हम ना एक तरीकेकार है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये होता है कि आपके जो प्री डिफाइंड जो पहले से जो मौजूद आपके ऑपरेटर्स हैं उनको उनको जिस मकसद के लिए बनाया गया है हम उसको न्यू मीनिंग्स प्रोवाइड कर ले ताकि वो ना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ भी काम कर सके। अभी तो ये नहीं काम कर रहा, जैसे प्लस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का है, लेस देन इक्वल टू, एंड ऑपरेटर वगैरह वगैरह, ये इसको हम एडिशनल मीनिंग फिलहाल हमने नहीं दी हुई, ये किसी और मकसद के लिए काम नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई का ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि दो इंटीजर्स, दो फ्लोट्स, दो डबल्स या एक इंटीजर एक फ्लोट या एक डबल और एक फ्लोट को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है, इसका और कोई मकसद नहीं है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू रीडिफाइन द C++ लैंग्वेज। कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप C++ लैंग्वेज को एक तरह से रीडिफाइन कर सकते हो बाय गिविंग न्यू मीनिंग्स टू योर ऑपरेटर्स। आप अपने ऑपरेटर्स को नए मीनिंग्स दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय यूजिंग क्लासेस टू क्रिएट न्यू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है कि C++ में जैसे आप क्लासेस बनाते हो ना, तो क्लासेस भी बेसिकली एक तरह की एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डेफिनेशंस फॉर ऑपरेटर्स। कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम न्यू मीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल ऑफ C++ ओवरलोडेड ऑपरेटर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है हमारे पास। फॉर एग्जांपल द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स परफॉर्म डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट इन देयर इंटीजर अरिथमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक एंड पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, आपके पास यानी कि प्लस का ऑपरेटर जो है वो अगर हम दो इंटीजर्स को अगर आपस में ऐड करेंगे तो किसी दूसरे तरीके से परफॉर्म करेगा, और अगर हम पॉइंटर एडिशन करेंगे तो ये किसी दूसरे तरीके से एडिशन परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये लेस देन का जो साइन है इसको हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, और ये ग्रेटर देन का साइन जो कि यानी कि सी इन स्टेटमेंट के साथ हम लगाते हैं, इसको हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर कहते हैं, और इसको हम सी आउट ऑपरेटर के साथ और सी इन ऑपरेटर के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपका लेस देन का जो साइन है यूज बोथ एज स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एज द बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, कि ये जो आपके ऑपरेटर है ना, ये लेस देन और लेस देन का जो साइन है इसको आप जो है अपने सी आउट स्टेटमेंट के साथ भी लगा सकते हैं एज स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, और इसको आप यूज कर सकते हैं एज बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये दो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के तौर पे काम कर सकता है। इस तरीके से ये जो ऑपरेटर है ये आप सी इन स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं एज स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड इट आल्सो एक्ट्स एज द बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, आप इसको फिर गूगल करके देख लें, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहां पे ये लेस देन और ग्रेटर देन ये जो एंगल के जो आपके जो ऑपरेटर्स हैं, दीज आर ऑलरेडी ओवरलोडेड इन C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी std, कि ये आपके C++ के अंदर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। ये दो तरह के काम करते हैं। ये आपके लेट्स सपोज ये लेस देन का साइन जो है ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के तौर पे भी काम करता है, और बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के तौर पे भी काम करता है। फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो जॉब्स विच आर परफॉर्म्ड बाय ओवरलोडेड ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड बाय एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉल्स, कि जो काम आपके ओवरलोडेड ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं उन कामों को परफॉर्म करने के लिए हम मेंबर फंक्शंस भी बना सकते हैं, और उन मेंबर फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे तो वही काम आपका जो है वो जो काम आपके ओवरलोडेड ऑपरेटर्स करेंगे वही काम आपके फंक्शन को कॉल करने से भी हम कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स कैन यूज ऑपरेटर्स विद यूजर डिफाइंड टाइप्स, के अगर ओवरलोडेड ऑपरेटर्स जो है ना उनको फिर हम यूज कर सकते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स के साथ। मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड टाइप, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड टाइप, तो उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपने अपने ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया हुआ है तो। C++ डज नॉट अलाउ न्यू ऑपरेटर्स टू बी क्रिएटेड, कि C++ जो है कोई नए ऑपरेटर्स क्रिएट करने की इजाजत आपको नहीं देता। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप नए ऑपरेटर्स भी बना सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स with the help of operator overloading. It does allow most existing operators to be overloaded so that with these operators are used with objects, के आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ना ये आपको अलाउ करता है आपके जितने भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं ना उसमें से मोस्टली मोर देन 99% आपके जो ऑपरेटर्स हैं उनकी आपको इजाजत देता है कि आप उनको ओवरलोड कर सकें ताकि आप उनको उन ऑपरेटर्स को क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकें। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैपेबिलिटी है C++ की। एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड An operator is overloaded by writing a non-static member function definition. ये हम फिर देखेंगे प्रोग्रामेटिकली इसको भी। Function name becomes the keyword operator followed by the symbol for the operator being overloaded. इसको आप फिलहाल स्किप कर लें क्योंकि प्रोग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे तो स्लाइड को मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब भी आपने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है ना तो उसके लिए आप एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाओगे, और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम शुरू होगा इस कीवर्ड से, ऑपरेटर के कीवर्ड से, और इसके बाद वो ऑपरेटर आप लिखोगे जिस ऑपरेटर को आपने क्या करना है ओवरलोड करना है, जिसको आपने न्यू मीनिंग्स प्रोवाइड करनी है, और वो एक फंक्शन के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। बहरहाल इसको हम फिर प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, आज की क्लास में हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे। फंक्शन नेम ऑपरेटर प्लस वुड बी यूज्ड टू ओवरलोड द एडिशन ऑपरेटर। ये जो आपका फंक्शन होगा ना जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस, ये यूज होगा इन ऑर्डर टू ओवरलोड द एडिशन ऑपरेटर। जो प्लस का ऑपरेटर है ना उसको न्यू मीनिंग्स प्रोवाइड करने के लिए हमने ये फंक्शन जो है ये बनाया होगा जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस। असाइनमेंट ऑपरेटर may be used with every class to perform member wise assignment of the data members, के लेट सपोज आपने लिखा है आपकी क्लास है उसका नाम है D1, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम है D1, एक और उसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट है D2। आपने अगर लिखा D1 इज इक्वल टू D2 तो D2 क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे वो D1 क्लास के डेटा मेंबर्स के अंदर उनकी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं फॉर क्लास ऑब्जेक्ट्स टू असाइन ऑल द डेटा मेंबर्स इन एन अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे D1 इज इक्वल टू D2। रिस्ट्रिक्शंस क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर के ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, यानी कि ये तमाम ऑपरेटर्स हैं जो कि आप उनको ओवरलोड
कर सकते हो, ये उसकी लिस्ट है। ये तकरीबन 99% ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये उनकी लिस्ट है। और जिन ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड नहीं कर सकते वो सिर्फ 4 ऑपरेटर्स हैं। ये आपका डॉट ऑपरेटर है, ये आपका डॉट स्टैटिक ऑपरेटर है, ये आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये आपका इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। बाकी तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने ये ऊपर मौजूद है। अटेम्प्टिंग टू ओवरलोड अ नॉन ओवरलोडेबल ऑपरेटर इज अ सिंटैक्स एरर, कि इन ऑपरेटर्स को जब आप ओवरलोड करोगे, इन 4 को कोशिश करोगे ओवरलोड करने की, तो ये आपको सिंटैक्स एरर देगा प्रोग्राम आपका। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एंड नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। प्रेसिडेंस मींस कि कौन सा ऑपरेटर जो है ना वो पहले सॉल्व होगा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है वो ज्यादा है, तो द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरलोडिंग। अगर आपने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी प्रेसिडेंस को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे आपका जो लेट सपोज आपके पास एक प्लस का ऑपरेटर है, एक डिवाइड का ऑपरेटर है, आपने डिवाइड के ऑपरेटर को अगर ओवरलोड किया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइड का जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस भी आपने चेंज कर दिया, उसकी प्रेसिडेंस चेंज नहीं होगी, उसकी प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी। द एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरलोडिंग, मींस के जैसे आपने एक लेट सपोज एक एक्सप्रेशन लिखी है a प्लस बी, इसको आपने ब्रैकेट में लिखा है मल्टीप्लाइड बाय c, तो a प्लस बी पहले एवेलुएट होगा और इसका रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय c, यानी कि ये जो आपका जो प्लस का ऑपरेटर है, इसको लेट सपोज आपने अगर ओवरलोड किया है, तो इसकी एसोसिएटिविटी खत्म नहीं होगी। मतलब कि आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो सॉल्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये नहीं है कि प्लस का ऑपरेटर अगर आपने ओवरलोड कर दिया तो अब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो है ना वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। ओवरलोडेड यूनरी ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, दे विल ऑलवेज रिमेन यूनरी ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स जिनके राइट साइड पे एक ऑपरेंड होगा, जिसके लेफ्ट साइड पे एक ऑपरेंड होगा। फॉर एग्जांपल प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, इज इक्वल टू का ऑपरेटर है, लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है। ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, जैसे a प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, a माइनस माइनस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनका एक ही ऑपरेंड होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर आपने प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है ना, जो कि यूनरी ऑपरेटर है, अगर आपने उसको ओवरलोड किया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो बाइनरी ऑपरेटर बन जाएगा, वो स्टिल रहेगा वो यूनरी ऑपरेटर ही, अगर आपने उसको ओवरलोड किया है तो तब भी। ओवरलोडेड बाइनरी ऑपरेटर्स रिमेन्स बाइनरी ऑपरेटर्स, के आपके जो बाइनरी ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो बाइनरी ऑपरेटर्स ही रहेंगे। ओवरलोडेड बाइनरी ऑपरेटर्स दे विल ऑलवेज रिमेन बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, इज इक्वल टू का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इन सबको अगर आपने ओवरलोड अगर कर भी दिया है तो ये फिर भी बाइनरी ऑपरेटर्स ही रहेंगे, ये नहीं कि ये यूनरी ऑपरेटर्स बन जाएंगे। क्रिएटिंग न्यू ऑपरेटर्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स। आपको C++ ये इजाजत नहीं देता कि आप नए ऑपरेटर्स बनाओ। ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, कि आपके जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स जो इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं को ही ओवरलोड कर सकते हो, और उसकी लिस्ट मैंने आपको यहां पे दिखाई थी। जिन ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हो उनकी लिस्ट मैंने आपको यहां पे दिखाई थी। ठीक है, ये लिस्ट है आपकी। इन ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हो, इनके अलावा किसी और ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल स्टैटिक, ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। फॉर एग्जाम्पल ये स्टैटिक जो है ना, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टैटिक यूज होता है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूज होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, स्टैटिक इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, सो इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो आपके C++ में स्टैटिक ऑपरेटर है ही नहीं, तो आप इसको कैसे ओवरलोड करोगे? अटेम्प्टिंग टू क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स थ्रू द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ सिंटैक्स एरर। यू कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स, आप नए ऑपरेटर्स नहीं बना सकते
ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू बनाने की कोशिश करोगे तो ये आपको सिंटैक्स एरर देगा। ऑपरेटर्स फॉर फंडामेंटल टाइप्स, द मीनिंग ऑफ हाउ एन ऑपरेटर वर्क्स ऑन फंडामेंटल टाइप्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग। प्लस का ऑपरेटर है, आपने उसको ओवरलोड कर दिया, उसकी मीनिंग चेंज हो गई, लेकिन वो प्लस का ऑपरेटर इंटीजर्स को ऐड करने के लिए पहले भी यूज हो रहा था, अब भी इंटीजर्स को ऐड करने के लिए यूज होगा। बेशक आपने उसका मीनिंग चेंज कर दिया है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो चेंज हुआ है विद यानी कि आप उसको यूज कर सकते हो विद द ऑब्जेक्ट्स एज वेल नाउ बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन उसका जो मेन उसका जो मकसद है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ हाउ प्लस ऑपरेटर एड्स टू इंटीजर्स, आप इसको चीज को चेंज नहीं कर सकते। Operators overloading works only with objects of user defined types. Operator overloading सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है with the objects of classes or a mixture of an object of a user defined type and an object of a fundamental type. ठीक है कि या तो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो काम कर सकता है विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास या ऑब्जेक्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ यूजर डिफाइंड टाइप एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ फंडामेंटल टाइप। फंडामेंटल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हो और आपके यूजर डिफाइंड यानी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके मिक्सचर के साथ भी वो काम कर सकता है। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा और दूसरा ये कि आपने आजकल जो कुछ पढ़ा होगा वो सारा आपको समझ आया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स थे और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम फिर प्रोग्रामेटिकली देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।